हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो दोस्तों फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का पार्ट 2, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया। पार्ट 1 में टोटल आपका 10 चैप्टर था। कितना चैप्टर? 10 चैप्टर था। 10 चैप्टर का थ्योरी को हम लोगों ने पूरा तरह से पढ़ा, पूरा क्वेश्चन आंसर किया। तो आज हम लोग फाइनली पार्ट 2, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी आपका 2 पार्ट में बटा हुआ। पार्ट 1 आपका पूरा तरह से कवर हो गया, तो पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 का सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को यह समझना है कि जनसंख्या किसको कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, किसी देश, स्थान, राज्य आदि में रहने वाले कुल यानी टोटल जन यानी लोगों की संख्या यानी पीपल की संख्या को क्या कहेंगे, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, किसी विशेष क्षेत्र में या फिर किसी विशेष राज्य में या फिर किसी विशेष देश में टोटल लोगों की संख्या यानी जन की संख्या, जन का मतलब होता है लोग, यानी जन की संख्या, लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, पीपल यानी पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो ये जनसंख्या मतलब किससे अधिक है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की कुल जनसंख्या जो मिलाकर अगर उसका ऐड करेंगे तो ये तीनों का जो अगर मिलाकर जितनी जनसंख्या होगी तो इससे भी ज्यादा जनसंख्या किसकी है, भारत की जनसंख्या। सिंपल चैप्टर आपका, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका भूगोल का पार्ट 2, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके आगे हमको बताया जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 में भारत में जनगणना हुआ था, 2021 में हुआ नहीं है तो होना है। तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, कितना करोड़, 121 करोड़ जनसंख्या थी, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। यानी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाए तो 2011 का डेटा हमको यह बताता है कि भारत 121 करोड़ जनसंख्या का निवास करती है। भारत जो है 121 करोड़ जनसंख्या का वहन करती है, और ये चीन के बाद, किसके बाद, चाइना के बाद दुनिया का यानी विश्व का दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। तो ये सब चीज आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि अगर आपको पूछे जाएंगे कि 2011 के अनुसार भारत की जनगणना कितनी है, 121 करोड़, 20 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़, तो आपको 121 करोड़ राइट आंसर लगाना है। इसलिए ये सब पॉइंट को आपको माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, तो सघनतम किसके बाद है, चीन के बाद, यानी चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सघनतम बसा हुआ देश है कौन, भारत। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। पॉपुलेशन के बारे में आपको यहाँ डेफिनेशन पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन, जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपने मन में या फिर जो चीज आपको समझ में आए अपने अनुसार, वहां आपको एग्जाम में कहे जाते हैं कि परीक्षार्थी जो है, जो भी एग्जाम देते हैं वो अपने शब्दों में उत्तर दें। वहां अपने मन में जो सटीक परिभाषा आएगा उसको आप सटीक आंसर दे करके वहां एक तरह से लिखेंगे। ये नहीं कि हम जो यहाँ लिखे हैं वही आपको सेम टू सेम उतारना है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपका जो शब्द है उसमें थोड़ा सा वजन होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा लगना चाहिए कि नहीं, शब्द कुछ यूनिक शब्द है और कुछ यूनिक परिभाषा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन का आप अपने आंसर अपने मन से अपना जो समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आपको जो यहाँ पढ़ाया गया वो यहाँ सिर्फ आपको समझाया जाता है और जो इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है वो चीज आपको बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि ये चीज आपको वहां पूछा जाएगा और ये चीज आप वहां याद रखेंगे। ठीक है, बाकी उत्तर यानी आंसर तो अपने शब्दों में देना है। ठीक है, अब आगे हमको बताया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है, यानी जनगणना, भारत की जो सेंसस की जाती है प्रत्येक कितना वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद की जाती है। 2011 में हुआ तो 2021 में होना है, तो 10 वर्ष के बाद की जाती है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी तो 1872, लेकिन अगर वहीं पूछ दिया जाए कि संपूर्ण जनगणना, पहली संपूर्ण यानी पूरा देश की जनगणना कब की गई थी, तो यह हुई थी 1821 ईस्वी में। किया कब, 1821 में, जब अंग्रेज मतलब हमारे देश में थे ही, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश शासन थे ही, तभी मतलब जनगणना की गई थी भारत पर। अगर पहली जनगणना की गई थी तो वो 1872 में, लेकिन संपूर्ण जनगणना की अगर बात की जाए, होल सेंसस की अगर बात की जाए, तो यह जनगणना कब हुई थी, 1881 को हुई थी। यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां बहुत सारे विद्यार्थी जो है एग्जाम में मिस कर जाते हैं कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, वहां दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहता है 81, 72, ये दोनों में कंफ्यूज होकर के किसी में भी वो टिक लगा देते हैं, वहां फिर वो एक तरह से एक नंबर जो है वो कट जाता है। ठीक है, यहां आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है कि भारत की जो पहली जनगणना 1872 में और संपूर्ण जनगणना यानी पहली संपूर्ण जनगणना यानी पूरे देश की जनगणना 1821 ईस्वी में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन थी इंडिया में। ठीक है, अब आगे हमको बताया जा रहा है कि जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या का वितरण देश
देश में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में प्रतिशत भाग दर्शाता है कि यूपी की जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल का स्थान आता है। ठीक है, यानी अगर 2011 की जनगणना का अगर जो सेंसस यानी 2011 का सेंसस अकॉर्डिंग जो देखा जाए उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अगर देश की सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है वो यूपी की है। यानी ये क्या दर्शाता है, यानी केंद्र शासित क्या है कि देश के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में प्रतिशत भाग यानी जो अंश होता है प्रतिशत भाग क्या दर्शाता है कि यूपी की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन है वो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद किसका नंबर आता है, महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ठीक है, ये स्थान है यानी एक तरह से अंश के अनुसार यानी प्रतिशत के अनुसार वहां एक तरह से दर्शाया गया है सेंसस में, जनगणना में। आगे हमको बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर यानी J&K जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.04%। कितना जनसंख्या, अगर टोटल जनसंख्या है देश में अगर 100% है तो उसका कितना प्रतिशत, 1.04% जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या है। और उत्तराखंड का जो जनसंख्या है वो 0.83% तथा अरुणाचल प्रदेश का 0.84% इन राज्यों का जनसंख्या का आकार इनके विस्तृत तथा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद भी बहुत ही छोटा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड इतना बड़ा स्टेट होने के कारण, ये इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी वहां की जनसंख्या टोटल जो जनसंख्या है वो यानी टोटल देश की जनसंख्या का 0.83% ही वहां जनसंख्या निवास करती है। मतलब टोटल देश की जो जनसंख्या है उसका टोटल जो जनसंख्या देश की, तो इसका लगभग टोटल कितना मतलब 0.83% वहां निवास करती है उत्तराखंड में। वहीं अगर अरुणाचल की प्रदेश की बात की जाए तो टोटल देश की जनसंख्या का 0.84% जो जनसंख्या वहां निवास करती है और J&K में 1.04 जनसंख्या निवास करती है। इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमको बताया जा रहा है कि जनसंख्या वितरण के आर्थिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उदय तथा परिवहन, जल तंत्र, उसके बाद कृषि विकास, नगरीकरण और औद्योगिकरण है। यानी जनसंख्या वितरण के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण, सही बात है। जनसंख्या वितरण कहने का मतलब यह कि जनसंख्या कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। जहां अस्थायी कृषि की व्यवस्था अच्छी होगी तो वहां जाहिर सी बात है वहां लोग बसेंगे, वहां की जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां अगर परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके बाद जल तंत्र अगर सही होगा तो वहाँ लोग बसने के लिए ज़्यादा मतलब उत्प्रेरित होंगे, वहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे क्योंकि वहाँ उनको सुविधा मिलेगी। कृषि विकास जहाँ अच्छी होगी वहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे, चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा तो खाद्यान्न की उत्पादन होगी तो वहाँ लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। नगरीकरण जहाँ ज़्यादा होगा शिक्षा का स्तर सुधरेगा। उसके बाद औद्योगिकरण जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ श्रमिकों को, मजदूरों को ज़्यादा मतलब क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से जनसंख्या मतलब ये सब चीज़ को देख करके ये सब चीज़ की और अट्रैक्ट होते हैं यानी आकर्षित होते हैं और वहां जाकर के बसते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या वितरण में। यानी जनसंख्या वितरण के आर्थिक और सामाजिक ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है यही सब कारक है अस्थायी कृषि, परिवहन, जल तंत्र, कृषि विकास, नगरीकरण और औद्योगिकरण। कैसे है ये मैं अभी जस्ट आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमको बताया जा रहा है कि उत्तर भारत के मैदानों, किसमें, उत्तर भारत के मैदानों, तटीय मैदानों तथा डेल्टाओं में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यहां आपको बताया जा रहा है कि उच्चतर मतलब जनसंख्या जो है वो मतलब किससे उच्चतर है, उत्तर भारत के मैदानी भाग जो है, उसके बाद तटीय मैदानों तथा डेल्टाओं के जो भाग हैं उसमें जनसंख्या का जो अनुपात है, जो रेशियो है वह दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले जो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट हैं, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। मतलब हाई लेवल का जनसंख्या, मतलब ज्यादा जनसंख्या वहां पाई जाती है। अब आगे हमको बताया जा रहा है कि राजस्थान में, किसमें, राजस्थान की बात की जा रही है तो राजस्थान में सिंचाई विकास होने से यानी डेवलप होने से, इरिगेशन डेवलपमेंट होने से भी झारखंड में खनिज एवं ऊर्जा की उपलब्धता के कारण ये राज्य विरल यानी सघन कम जनसंख्या वाले क्षेत्र से अब जनसंख्या के मध्यम से यह राज्य उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए। कहने का मतलब ये कि राजस्थान में पहले क्या था, मतलब पर वहाँ खेती नहीं होती थी, सिर्फ मतलब एक तरह से जो बालू ही बालू था, वहाँ एक तरह से कृषि विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब सिंचाई
गया है, इरिगेशन आ गया, तो इस सिंचाई के विकास होने से वहां जनसंख्या बढ़ने लगी है। मतलब वहां का जनसंख्या बहुत कम था, क्या था, मतलब विरल था। विरल का मतलब होता मतलब एक तरह से बहुत कम। विरल और सघन समझते हैं, सघनतम मतलब होता बहुत ज्यादा, यानी भीड़ क्राउड वाला। विरल का मतलब होता बहुत कम जनसंख्या। तो वहां बहुत क्या थी, विरल जनसंख्या थी। लेकिन राजस्थान में सिंचाई के आने से, और झारखंड में तो आप जानते हैं कोयला वगैरह बहुत खनिज वहां पाए जाते हैं, इस्पात वगैरह का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो वहां झारखंड में खनिज और ऊर्जा की उपलब्धता के कारण क्या हो गया कि वहां पहले विरल जनसंख्या थी, लेकिन जैसे ये सब का विकास हुआ, झारखंड में सिंचाई, उसके बाद राजस्थान में सिंचाई, उसके बाद झारखंड में खनिज और ऊर्जा की उपलब्धता जैसे हुई, तो इसके कारण क्या हुआ कि वहां की विरल जनसंख्या अब मध्यम जनसंख्या बन गई। यानी विरल जनसंख्या से अब वहां क्या हो गया, जनसंख्या और बसने लगा, और बसते बसते ऐसा हो गया कि वहां की अब गिनती आने लगी जनसंख्या के मध्यम पॉइंट में, यानी मध्यम जनसंख्या के अंतर्गत उनको गिना जाने लगा झारखंड और राजस्थान को। ठीक है, अब आगे हमको बताया जा रहा है कि जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। सिंपल सी बात है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं, ये चीज फिर यहाँ आपको दोहराई जा रही है। भाग 2 यानी ज्योग्राफी का भाग 2 जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, भाग 1 में भी आप पढ़ चुके हैं। आपको अगर याद नहीं है तो ये मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। आपका अगर याद नहीं है तो फिर ये मतलब आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि 1 किलो वर्ग यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर, कहने का मतलब ये कि 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्रफल पर कितने जनसंख्या निवास करती है, कितने लोग रह रहे हैं, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल किलोमीटर में, यानी किलोमीटर स्क्वायर में। क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और 1951 में जो है 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी 2011 में जो जनगणना हुआ, 2011 में जो एक तरह से जनसंख्या का आकलन हुआ, तो उस टाइम क्या था कि 1 किलो वर्ग 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्रफल पर 382 लोग रहते थे। कितना लोग, 382 लोग रहते थे। और 1951 की अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई वाला क्षेत्रफल पर 117 लोग रहते थे, 117 लोग निवास करते थे। अब आगे हमको बताया जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्याओं के स्थानिक वितरण को बेहतर तरीके से समझने का सहायता करती है। सही बात है, जनसंख्या का स्थानिक वितरण यानी कहां कितना जनसंख्या बटा हुआ, कहां कितना जनसंख्या निवास करती है, ये चीज को समझने का बहुत बेस्ट तरीका है कौन, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे हमको बताया जा रहा है कि उत्तरी भारत के राज्यों कौन सा हो गया, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 829, कितना 829, पश्चिम बंगाल में 1029, उसके बाद बिहार में 1102 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी यहाँ की जनसंख्या घनत्व आपको पूछा जा सकता है, खास करके बिहार यूपी के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि यूपी में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताना है 829। बंगाल की अगर पूछा जाए, WB वेस्ट बंगाल की अगर पूछा जाए तो 1029, और बिहार की अगर पूछा जाए तो 1102। कितना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में जो जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना था। ऑप्शन आपको दिया गया था 5000, 8000, 8,800 ऐसे करके दिया गया था ऑप्शन। ठीक है, हमको याद नहीं है, लेकिन यहाँ जो आंसर होगा, आंसर होगा यहाँ आपको याद रखने की कोशिश करना है कि बिहार में 1102 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है 2011 के अनुसार। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, यूपी के बारे में और WB और बिहार के बारे में, बिहार के बारे में आपको जो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बताया गया। यहां से आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हमको बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के राज्य कौन कौन सा, केरल हो गया, केरल में 859, तमिलनाडु में 555 उच्चतर घनत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उच्चतर घनत्व पाया जाता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड तथा उड़ीसा में जनसंख्या घनत्व मिडिल यानी मिडिल है, मतलब मध्यम है, न ज्यादा है न कम है, न ज्यादा है न कम है। ऐसा नहीं बिहार के जैसा, बिहार में तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है ना। देखिए बिहार में कितना बताया जा रहा है कि 1102 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करती है। तो यहाँ बिहार में कहीं भी निकलिएगा तो भीड़ ही भीड़ नजर आएगा, आदमी ही आदमी नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ अगर गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा की अगर बात की जाए तो यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मिडिल है, मध्यम है, न ज्यादा है न कम है। आगे हमको बताया जा रहा है निवल कृषि क्षेत्र। देखिए आपको निवल कृषि क्षेत्र यहाँ समझना है। निवल कृषि क्षेत्र से आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा। निवल कृषि क्षेत्र पहले समझ लिए, क्योंकि 2 फॉर्मूला हमको इसके अंतर्गत बताना है, तो वहां
यहाँ फॉर्मूला में आपका आता है निवल कृषि क्षेत्र। तो पहले आप ये समझ जाइए कि निवल कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं। देखिए वह क्षेत्र या वह जमीन जिस पर शुद्ध यानी प्योर और पूर्ण रूप से फसल उपजाया जाता है अर्थात खेती की जाती है, उसी को कहते हैं निवल कृषि क्षेत्र। निवल का तो मतलब आप समझते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया गया है। निवल का मतलब होता है शुद्ध नेट, यानी एनएनपी के बारे में आप पढ़े हैं ना, शुद्ध एनएनपी के बारे में आप पढ़े थे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध मतलब समझते हैं, एंड तो ये चीज आपको यहाँ भी दोहराई जा रही है, ये वर्ड आपका यहाँ ज्योग्राफी में भी आ गया। तो निवल कृषि क्षेत्र क्या होता है कि जिस पर किसान खेती करती है यानी प्योर खेती की जाती है, फसल उपजाया जाता है, उसी को कहते हैं निवल कृषि क्षेत्र। और आपका दूसरा है कृषि जनसंख्या। कृषि जनसंख्या सिंपल सी बात है, जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहेगा उसको क्या कहेंगे, कृषि जनसंख्या कहेंगे। जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहेगा उसको क्या कहेंगे, कृषि जनसंख्या कहेंगे। अब देखिए अगर कहेंगे कि उद्योगपति जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो लोग भी कृषि पर निर्भर रहते हैं, तो यहाँ पे यह कहना गलत होगा। भले वो खाते पीते कृषि से है, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आएंगे कृषि जनसंख्या में। देखिए कृषि जनसंख्या में कौन लोग आते हैं, इसमें किसान, कृषि मजदूर तथा उनके परिवार सदस्य आते हैं। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी को लाकर के इसमें जोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा जो कंपनी का मालिक है उसको लाकर के इसमें जोड़ दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि कृषि क्षेत्र में यानी खेती पर जो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड रहता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है, उसी को क्या कहेंगे, कृषि जनसंख्या कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो कौन लोग प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड रहते हैं कृषि पे, भाई किसान जो होते हैं, कृषि मजदूर रहते हैं और उनके परिवार लोग डिपेंड रहते हैं कृषि पर, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कृषि जनसंख्या कहलाएंगे। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है या फिर आपको यहाँ फिर दूसरे तरीके से आपको बताया जा रहा है कि या किसान, कृषि मजदूर तथा उनके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कृषि जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, कृषि जनसंख्या कहलाती है। अब देखिए ये दोनों चीज आपको बताने का मकसद ये था कि इसके अंतर्गत आपको दो फॉर्मूला आया है। पहला जो फॉर्मूला है वो आपका कृषि घनत्व बराबर होता है कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। निवल कृषि क्षेत्र तो आपको बता दिए। अब आप कहिएगा कि सर निवल कृषि क्षेत्र हमको समझ में नहीं आया, तो निवल कृषि क्षेत्र आप तो यहाँ बता दिए, यानी जितने खेत पर यानी शुद्ध प्योर खेती की जाती है, शुद्ध और पूर्ण रूप से फसल उगाया जाता है, जिस क्षेत्र पर उसको कहते हैं निवल कृषि क्षेत्र। और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कृषि घनत्व बराबर हो जाएगा कुल कृषि जनसंख्या। तो आपको यहाँ जस्ट हम बताए कि कुल कृषि जनसंख्या किसको कहते हैं, कृषि जनसंख्या किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं निवल कृषि क्षेत्र। क्या करना है, यानी कृषि घनत्व बराबर करना है कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल, क्या करेंगे, निवल कृषि क्षेत्र, यानी कुल कृषि जनसंख्या को भाग दे देंगे आप निवल कृषि क्षेत्र से, तो आपका क्या निकल जाएगा, कृषि घनत्व निकल जाएगा। तो कुल कृषि जनसंख्या का जो ये निकलेगा, ये नंबर में होगा, 1000 लोग होगा। ठीक है, तो यहां करेंगे आप, मान चलिए निवल कृषि क्षेत्र अगर हो गया 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 10 किलोमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या इसका यूनिट क्या हो गया, एक व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, एक व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जो भी होगा आपका, यहां अगर निकलेंगे तो 10 निकलेगा, तो 10 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। हम यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी जो आपका ये निकलेगा मात्रक निकलेगा कृषि घनत्व का, वो हम यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपको व्यक्ति की संख्या रखना और निवल आगे नीचे आपको निवल कृषि क्षेत्र आपको किलोमीटर स्क्वायर में रखना है। क्षेत्र तो जानते हैं ना, क्षेत्रफल की बात की जाती है, अब तो क्षेत्र का यूनिट जानते हैं, 8 क्लास का बच्चा भी जानता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है, फिर मीटर स्क्वायर जो भी समझे, लेकिन आपको यहाँ किलोमीटर स्क्वायर में रखना है। कायिक घनत्व, अब देखिए कायिक घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या, यानी टोटल जनसंख्या। अब यहाँ कृषि जनसंख्या सिर्फ नहीं होगा, यानी टोटल जनसंख्या की बात की जा रही है, इसमें सब कोई आ जाएंगे, सब कोई, चाहे कोई भी जनसंख्या, कोई मतलब कोई भी कहीं से भी निवास करते हो, कोई भी काम करता हो, चाहे वो बड़े बड़े कंपनी में काम करता हो, फिर छोटा मोटा खेत में काम करता हो, तो वो सारा जनसंख्या इसमें आ जाएगा, कुल जनसंख्या। ठीक है, तो कायिक घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे, यानी कुल जनसंख्या को भाग देने से, किससे भाग देने से, निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने से आपका जो निकलेगा कायिक घनत्व निकलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीज आपको याद है, अगर आपको याद है, तो यहाँ ये दोनों चीज, ये दो फॉर्मूला, ये दोनों चीज अगर आपको याद है ना, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमको बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि बढ़ना, यानी ये क्या कहता है कि ये 2 पॉइंट के बीच ये दर्शाता है कि डेटा को दर्शाता है, ग्रोथ कितना हुआ, नहीं हुआ, कितना नेगेटिव ग्रोथ हुआ, कितना पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। तो जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए ये 2 समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव यानी परिवर्तन को दर्शाता है तथा इसकी परिवर्तन की दर को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी एक मान चलिए कि यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ एक समय, यहाँ मान चलिए कि 2011 है,
यहाँ 2011 है, या दूसरा पॉइंट आपका 2016 है, ठीक है, 2016 है। तो ये तो 2 पॉइंट हुआ ना, ये 2 समय बिंदु हुआ ना, ये पहला समय बिंदु, ये दूसरा समय बिंदु। 2011 से 2016 के बीच कितनी जनसंख्या बढ़ी घटी, यानी कितना जनसंख्या में परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया, इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि यह 2 समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव यानी परिवर्तन को दर्शाता है। यानी पहला समय बिंदु हम 2011 मान लिए, दूसरा समय बिंदु हम 2016 मान लिए। तो पहला समय बिंदु से 2011 से 2016 के बीच जनसंख्या में कितना बदलाव आया, कितना चेंजिंग आया, कितना परिवर्तन आया, इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो कोई जरूरी नहीं है कि जनसंख्या घनत्व जो है 2011 से 2016 के बीच जनसंख्या बढ़ करके मान चलिए 2011 में मान चलिए किसी क्षेत्र की 100 जनसंख्या थी, 1000 जनसंख्या थी, या फिर 1 लाख, ठीक है, मान चलिए किसी छोटे मोटे देश की 2011 में 1 लाख जनसंख्या थी। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2016 में इसकी जनसंख्या 1 लाख से आगे जाएगा, ये 1 लाख से नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि इस पर सिर्फ आगे जाएगा मतलब 1 लाख से ज्यादा होगा, कोई बीमारी के कारण, कोई अकाल के कारण, कोई मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण ये जनसंख्या घट भी सकती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव वृद्धि होगा या फिर नेगेटिव वृद्धि, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर कहने का मतलब ये कि ये जनसंख्या को ऐसा इंडिकेट करता है, ये मतलब डेटा को प्रोवाइड करता है, यानी 2 समय बिंदु के बीच कितना परिवर्तन आया, कितना चेंजिंग आया पॉपुलेशन में, इसी को प्रोवाइड करता है कौन, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं, कितना घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं, उसका विश्लेषण करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्ट 1 यानी पार्ट 2 बुक जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो पहला घटक कौन है, प्राकृतिक घटक यानी नेचुरल फैक्टर, इसका विश्लेषण अशोधित मृत्यु और जन्म दरों से किया जाता है, फिर निर्धारित किया जाता है, कितना जन्म दर हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना लोग मरे, कितना बच्चे जन्म लिए, ये सब को डेटा आंका जाता है, ये सब डेटा को एक तरह से देखा जाता है, और ये डेटा के अनुसार ये तैयार किया जाता है कि प्राकृतिक घटक कितना जनसंख्या पर प्रभाव डालता है। दूसरा है अभिप्रेरित यानी इंड्यूस्ड, ठीक है, इसका विश्लेषण अंतःप्रवास और बाह्य प्रवास से होता है। कहने का मतलब ये कि शहर में या फिर नगर में कितनी जनसंख्या आए, लोगों से कितना बाहरी लोग आकर के यहाँ बसे और कितना यहाँ के लोग बाहर चले गए। मैं यही कहता है अंतःप्रवास और बाह्य प्रवास। प्रवास 2 तरह का होता है, ये भी आपको पार्ट 1 बुक में पढ़ा दी है, ज्योग्राफी में याद नहीं है तो फिर आप जाइए चैनल का प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के उसको भी कवर कीजिए, ठीक है। तो 2 चीज होता है जनसंख्या वृद्धि के, 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक कितना लोग मरा, कितना बच्चा जन्म हुआ, वो सब होता है प्राकृतिक घटक। अभिप्रेरित कितना लोग निकला शहर से, कितना लोग आया, यानी कितना बाह्य प्रवास हुआ, कितना अंतर प्रवास हुआ, उसको कहते हैं अभिप्रेरित। यही 2 घटक जो है जनसंख्या वृद्धि को मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, कहने का मतलब ये कि जनसंख्या वृद्धि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसी क्षेत्र का जनसंख्या 2 समय बिंदु के बीच घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। वृद्धि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बढ़े। अब देखिए कि दशकीय वृद्धि जो होता है जी से इंडिकेट करते हैं इसको, तो दशकीय वृद्धि जी बराबर हो जाएगा P1 P2 माइनस P2 माइनस P1 अपॉन P1, ठीक है। ये हो जाएगा दशकीय वृद्धि, जहां P1 जो इंडिकेट करता है आधार वर्ष को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब ये कि किस वर्ष को आप आधार मानते हैं, और P2 जो इंडिकेट करता है वो वर्तमान वर्ष की जनसंख्या को इंडिकेट करता है, और P1 जो आधार वर्ष की जनसंख्या को इंडिकेट करता है। मान चलिए आप आधार वर्ष 2010 को मान लिए, कितना को 2010 को मान लिए, 2010 में किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख, कितना किसी मतलब गांव की जनसंख्या मान चलिए 500, ठीक है। मान लिए कोई कस्बा छोटा मोटा शहर है या फिर छोटा मोटा 2-4 घर है, वहां की जनसंख्या अगर 500 है, अगर 2012 में वहां की जनसंख्या हो गई 600, ठीक है, 600 हो गई, तो आपको कहा जा रहा है, यहां आपको कहा जा रहा है कि दशकीय वृद्धि, सॉरी यहाँ 2020 में, दशकीय का मतलब होता है 2020 में यहाँ की जनसंख्या 600 है, ठीक है। 2010 में 500, 2006 में 600 है, तो आपको दशकीय वृद्धि निकालना, तो क्या करेंगे, 2000 यहाँ आपको P2 का वैल्यू क्या है, वर्तमान जनसंख्या 2020 में आपको निकालना है, तो वर्तमान जनसंख्या इसका 600 हो जाएगा, और आधार वर्ष किसको माने हैं 2010 को माने हैं, तो P1 बराबर आपका 500 हो जाएगा। तो P2 में P1 कटाएंगे, P2 में P1 अपन P1 करेंगे, तो यहाँ 600 घटा करेंगे, 600 घटा 500 अपन फिर 500 करेंगे, ठीक है। P1 का मान आपको नीचे रखना है, तो 100/500 हो जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा, बराबर कितना निकलेगा 0.2 निकलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसी तरह से क्या निकाला जाता है, दशकीय वृद्धि निकाला जाता है। आगे हमको बताया जा रहा है कि 1901 से 1921 की अवधि, 1901 से लेके 1921 की अवधि यानी पीरियड में भारत की जनसंख्या की वृद्धि रुद्ध यानी स्थिर, रुद्ध का मतलब होता है न बढ़े न घटे, स्थिर अवस्था कहलाती है। 1901
1901 से 1921 यहाँ आपको पॉइंट याद रखना, यहाँ आपको इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि किस अवधि को भारत की जनसंख्या का रुद्ध या स्थिर प्रावस्था कहलाता है, या फिर रुद्ध या स्थिर प्रावस्था से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या की वृद्धि रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था से आप क्या समझते हैं। तो आपको सिर्फ ये दोनों पॉइंट याद रखना है। 1901 से लेकर 1921 की जो वृद्धि है, जो अवधि है, इसमें भारत की जनसंख्या स्थिर हो गई थी, जिसको क्या कहते हैं, जनसंख्या की वृद्धि रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहते हैं, क्योंकि इस साल में वृद्धि दर इस काल में वृद्धि दर बहुत कम थे। यहां तक कि 1911 से 1921 के बीच 21 की अवधि में वृद्धि दर ऋणात्मक पाई गई, मतलब लोग ज्यादा मरे, मतलब लोगों का मतलब जो है एक तरह से बीमारी का शिकार हो गए। मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों ही उच्च थे। क्या थे? मृत्यु दर और दोनों जन्म दर क्या थे? दोनों ही उच्च थे। यहाँ आपको ये पॉइंट याद रखना, फिर मैं इंडिकेट करता हूं, ठीक है। आगे आपको बताया जा रहा है कि 1921 से 1951 की अवधि को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के नाम से के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 1921 से 1951 की अवधि। अब यहाँ क्या था आपका 1901 से 1921 की जो अवधि है वह जनसंख्या की वृद्धि रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहलाती है। यहाँ आपका आ गया 1921, यहाँ से 1901 से 1921, फिर 1921 से 1951। तो 1921 से 1951 की अवधि को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है। और इस अवधि में स्वास्थ्य और स्वच्छता के व्यापक सुधार के कारण मृत्यु दर जो है वो नीचे चले गया था, मतलब कम लोग अब मरने लगे थे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 1921 से 1951 पर लिए, फिर 1951 से 1901 से हम क्या किए, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ आपको समझना है या कंफ्यूजन नहीं होना। 1901 से 1921 का जो अवधि है उसको कहते हैं स्थिर प्रावस्था। उसके बाद 1921 से 1951 जो है इसमें क्या कहलाती है, मृत्यु दर मतलब काफी नीचे चले गया था, इसको क्या कहते हैं, इस अवधि को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है। और फिर 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह आपको पीरियड में कंफ्यूजन नहीं होना है, यह पीरियड आपको याद रखना है, ठीक है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी आजादी हासिल करने के बाद यहाँ की जो अवधि है यही अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कामों को शुरू किया गया था, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है कि 1951 के बाद 1981 के बाद वर्तमान तक 1981 के बाद से वर्तमान तक यानी अभी तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से मतलब घटने लगी है। क्या घटने लगी? घटने कर दिया है, घटने लगी है, ठीक है। वर्तमान में वृद्धि हो रही है परंतु उतना नहीं जितना 1981 के पहले की थी, ठीक है। अभी लोग जागरूक हो गए, लोग जानते हैं कि इतना जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ाना है, इतना ही जनसंख्या को आगे बढ़ाना जितना हम लोग पालन पोषण कर सकते हैं। अब मतलब लोग शिक्षित हो गए ना, अब लोग शिक्षित हो गए तो हर एक क्षेत्र में जागरूक हो गए। तो ये नहीं कि जनसंख्या बहुत बड़ा कर लेंगे एक तरह से, अब उनको अपना सुविधा नहीं दे पाएंगे। तो ये अभी क्या है, शिक्षा का मतलब एक तरह से देन है, शिक्षा का देन होने के कारण जनसंख्या अभी घट रही है, ठीक है। मतलब घट रही है, उतना वृद्धि नहीं हो रही है जितना 1981 के पहले की थी, क्योंकि 1981 से 1981 से पहले की जो पीरियड था, जो अवधि था, उसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण उस पीरियड को क्या नाम दे दिया गया, जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी जनसंख्या विस्फोट की अवधि का नाम दे दिया गया उसको, ठीक है। लेकिन अभी लोग जागरूक हो गए तो जनसंख्या में क्या हो गया, धीरे धीरे उसका रेट घटने लगा। आगे हमको बताया जाए कि विश्व विकास ने दावा किया है, यानी क्लेम किया है कि भारत की जनसंख्या 2025 तक 135 करोड़ की रेखा को छू लेगी। हमको तो अभी ये लगता है कि 135 से भी पार कर गया होगा, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ तो पता चल जाएगा कितना हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये क्लेम कौन करता है? विश्व विकास, यानी विश्व विकास ने ये क्लेम किया है, ये दावा किया है कि भारत की जो जनसंख्या 2025 तक वो कितना हो जाएगी, 135 करोड़ की रेखा को छू लेगी, ठीक है। ये उनका दावा गलत है, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, 135 के बाद हमको लगता है 135 से भी ज्यादा जनसंख्या होगा। बहुत मतलब 2010 में जनगणना हुआ था ना, सॉरी 2011 में ना, अब 2011 में से 10 साल हो गया, उसी टाइम 121 करोड़ था। 121 करोड़ तो कितना करोड़ बढ़ा होगा, 121 करोड़ तो 14 करोड़ ही बढ़ा होगा, बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। देखिए वर्ष 2001 से 2011 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। और 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, अब कौन कौन सा 6 स्टेट है? पहला जो स्टेट है वो है यूपी, आपको पहले ही बता दिया गया था 2011 के सेंसस के अनुसार ये जो जनसंख्या है जो सबसे ज्यादा अगर है वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
बिहार, पश्चिम बंगाल यानी WB, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 के दशक की तुलना में 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर कम रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तक, महाराष्ट्र में 6.7% में सबसे ज्यादा गिरावट रही है। अब देखिए यहाँ आपका एक तो पॉइंट आया दशकीय वृद्धि दर। अब तो हम आपको यहाँ बता दिए ना, मेरा क्या गलती है, हम तो यहाँ आपको बता दिए हैं दशकीय वृद्धि दर कैसे निकाला जाता है। आधार वर्ष मानिए, पीछे वाले को दशकीय वृद्धि दर हम 2010 को आधार वर्ष माने थे, उसके बाद 2020 को हम माने थे, 2020 को हम माने थे क्या, वर्तमान वर्ष माने थे। तो वर्तमान वर्ष हो जाएगा P2 और आधार वर्ष हो जाएगा P1। P2 में घटा देंगे P1 को, उसके बाद P1 को घटा देंगे, उसके बाद बटा P1 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, दशकीय वृद्धि निकल जाएगा। सिंपल सी बात है यार, मैथमेटिक्स से पढ़े हैं ना, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगे, मैथमेटिक्स वाला सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी होता है, पुदुचेरी और गोवा जैसे प्रांतों यानी राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच 20 से 25% रही है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये नहीं कि पूरा रखना है, ऐसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। यानी यहाँ क्या होता है कि किशोर बढ़ रहे हैं, उसके बाद वर्तमान में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश 20.9% है 2011 के अनुसार। यानी 2011 के अनुसार अगर 10 से 19 वर्ष के जो लोग हैं, जो भी आयु वर्ष के आते हैं, जो भी लड़का लड़की आते हैं इसमें, तो उसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 20.9% 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार, जिसमें 47.3% किशोरियां तथा 52.7% जो है वो क्या है, किशोर है। ठीक है, किशोर की जनसंख्या अगर बात की जाए टोटल, तो है, यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि वर्तमान में 10 से 19 वर्ष की जो आयु वर्ग की जो लोग हैं, वो उसका जो अंश है वो 20.9% है, और ये 20.9% का जो है टोटल मान चलिए 20.9% 2000 होता है। ठीक है, मान चलिए थोड़ा सा यूनिट मानते हैं आपको समझाने के लिए, 2000 होता है। ठीक है, तो इसका 2000 का लगभग जो है ना 47.3% किशोरियां हैं, मतलब लड़कियां, उसके बाद 52.7% जो है वह लड़के हैं, मतलब किशोर की जनसंख्या। ठीक है, इसकी बात की जा रही है इसमें से। ठीक है, यानी इसमें से बताया गया आपको कि इसमें कितना लड़की है, कितना लड़का है, यहां आपको परसेंटेज के रूप में बताया गया है। आगे हमको बताया जा रहा है कि NYP का मतलब होता है नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखिए, नेशनल यूथ पॉलिसी को कहते हैं, जैसे कि फरवरी, ये जो लागू हुआ था, ये फरवरी 2014 में शुरू की गई थी, लागू की गई थी, जो 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। कौन, NYP यानी राष्ट्रीय युवा नीति, नेशनल यूथ पॉलिसी। तो भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमता के कारण उद्यमिता के लिए नीति बनाई, यानी पॉलिसी बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में यानी पूरा देश में भारत में हो रहे कौशल से संबंधित गतिविधियों की एक रूपरेखा तैयार करना है, एक डेटा तैयार करना है, और युवा को जो एक तरह से कौशल देना है, प्रशिक्षण देना है, उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो भी है कौशलिक विकास, सारा विकास पर उसको एक तरह से रूपरेखा तैयार करना है, डेटा तैयार करना है, और उसको एक तरह से अच्छे श्रमिक के रूप में, अच्छा मेंटेलिटी के रूप में, उसको अच्छा आदमी के रूप में, उसका अर्थव्यवस्था में उसको सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन जो है ये आपका सेकंड वीडियो में आएगा। ठीक है, अब जनसंख्या संगठन को हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, तो सेकंड वीडियो में आपका चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और ये पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, ज्योग्राफी का, भूगोल का पार्ट 2, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े कि कायिक घनत्व कैसे निकाला जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर किसको कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक घटक, अभिप्रेरित। उसके बाद कृषि घनत्व क्या होता है, कायिक घनत्व क्या होता है, निवल कृषि क्षेत्र क्या होता है, कृषि जनसंख्या क्या होती है। उसके बाद इसके अंतर्गत पढ़े कि जनसंख्या का घनत्व यानी जनसंख्या का घनत्व कहाँ कितना है, कितना राज्य में कितना जनसंख्या घनत्व है, ये सब चीज पढ़े, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व वितरण, जनसंख्या घनत्व वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो चैप्टर 1 का फर्स्ट
वीडियो है ये, और सेकंड वीडियो जो आएगा पार्ट 2 जो आएगा सेकंड वीडियो, उसमें हम लोग पूरा थ्योरी को कवर कर लेंगे, पूरा थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 बुक आप लोगों का काफी इजी बुक है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसी तरह बनी रही है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा तरह से थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।